गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात में माहौल गर्मा चुका है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी गठित करने वाले बीजेपी के दांव पर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। अब ओवैसी ने सियासी दलों में हिंदुत्व को लेकर होड़ मचने का कटाक्ष कर डाला है। गुजरात में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनकी नीयत खराब है। यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन। सिविल कोड के नाम पर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने का इनका पूरा इरादा है। बीजेपी के दांव से विरोधियों में खलबली। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला तो विरोधियों के सियासी खेमे में खलबली मच गई। बीजेपी ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला किया, जिसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। उनको क्या पीड़ा है, ये धीरे धीरे इस बात की चर्चा पूरे देश में सभी बुद्धिजीवी वर्गों में है कि कई कानून होने से काम करने में दिक्कत आती है, तो एक समान आचार संहिता बनाने से बहुत अच्छा रहेगा और ये अच्छा कदम है। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से विरोधी दल खासा परेशान है। विपक्षी पार्टियों को आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतनी परेशानी क्यों है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्या है। यूसीसी का मतलब सभी नागरिकों के लिए समान नियम, यानी भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। शादी, तलाक, जमीन जैसे मामलों में एक समान कानून लागू होगा, जिसका सभी धर्मों के लोगों को पालन करना होगा। बीजेपी के इस फैसले को विपक्षी पार्टियां हिंदुत्व का एजेंडा मान रही हैं। विपक्षी दलों को डर सता रहा है कि बीजेपी कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए गुजरात में एक बार फिर सरकार न बना ले। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी भी नहीं है, ना डिजायरेबल है, ना इसकी जरूरत है। ये कहा था उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। केजरीवाल ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। ओवैसी ने बीजेपी पर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने का आरोप लगा दिया। भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और चुनाव से पहले भाजपा की हमेशा ये आदत रही है कि इन मसलों को उठाया जाए। गुजरात में नवंबर के पहले हफ्ते में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लिहाजा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बयानबाजी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन वादों और दावों के सियासी शोर में जनता के मुद्दे नदारद हैं। अंकुर त्यागी और अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात की चुनावी रैलियों में लोक लुभावने वादों की गूंज है तो बीजेपी अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है। आज पीएम मोदी एक बार फिर गुजरात पहुंचे और वडोदरा को कई सौगातें दी। इस दौरान पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और बीजेपी के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। आम आदमी पार्टी ने जब से गुजरात के अंदर काम करना शुरू किया है, एक लोगों को नई किस्म की उम्मीद जागी है। गुजरात विधानसभा के दंगल में किसका मंगल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सियासी दल गुजरात के रण को फतेह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। चुनावी सरगर्मी के बीच सत्ताधारी बीजेपी अपने किले को बचाने के लिए जी जान लगा रही है। इसकी कमान अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात के वडोदरा पहुंचे और जनता को विकास कार्यों की सौगात दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। इस प्लांट में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज मेक इन इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भविष्य में परिवहन विभाग का बहुत बड़ा निर्माता बनेगा और दुनिया के लिए बड़े यात्री विमान भी भारत में बनेंगे। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है और मैं वो दिन देख रहा हूं जब दुनिया के बड़े पैसेंजर प्लेन्स भी भारत में ही बनेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने वडोदरा में रोड शो किया और जनता से आशीर्वाद मांगा। रिसर्च में अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी सीमित ही है। इसको हम मिलकर बढ़ाएंगे तो इनोवेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का और सशक्त इकोसिस्टम विकसित कर पाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गुजरात और राजस्थान के तूफानी दौरे पर हैं। सोमवार को पीएम मोदी केवड़िया जाएंगे और एकता दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। गुजरात चुनावों में हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक इस पूरे इलाके में हिंदुत्व का मुद्दा पूरा जोशों से छाया रहा है। अरविंद केजरीवाल की गुजरात में धुआंधार रैलियों ने राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट जरूर पैदा कर दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का C-295 जैसे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करना, विकास और रोजगार की बात को जोर शोर से सामने रखना क्या राजनीति की बिसात की अगली चाल माना जाए? कैमरा पर्सन नरेश मित्तल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, वडोदरा, गुजरात। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव ने बढ़ती ठंड में हिमाचल की राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। बर्फीली पहाड़ियों से ढके हिमाचल प्रदेश में इन दिनों चुनावी शोर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के चुनाव प्रचार का महाअभियान भी जारी है। हिमाचल में चुनावी शोर। सियासी पार्टियों की दहाड़। ये तो कुनबा ही ऐसा है, सभी इसी किस्म के लोग हैं। किसका होगा पहाड़? हिमाचल विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। पूरे सूबे की 68 सीटों पर एक साथ चुनाव होने हैं, जिसके लिए सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल में पार्टी का एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने कुल्लू समेत कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, हिमाचल पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था, लेकिन कांग्रेस ने उसे भी छीन लिया। ये तो कुनबा ही ऐसा है, सभी इसी किस्म के लोग हैं। हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा था, कांग्रेस की सरकार आई, हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट छीन लिया। जेपी नड्डा यही नहीं रुके। कुल्लू में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से हिमाचल प्रदेश को फायदा हो रहा है। मोदी जी के राज में कहीं 2000, कहीं 1400 करोड़ रुपए, कहीं 60,000 करोड़ रुपए, कहीं 3000 करोड़ रुपए की डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का आशीर्वाद है और धरती पर जयराम जी भी उसको कर रहे हैं। हिमाचल में इतिहास दोहराने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही।
दूसरी तरफ कांग्रेस हिमाचल की सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हिमाचल की जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक खास ग्राउंड रिपोर्ट गुजरात के कच्छ से आपको दिखाते हैं। कच्छ जिले के भुज में हमारी मुलाकात उन वीरांगनाओं से हुई जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। दुश्मन बम बरसा रहा था, लेकिन वहां की महिलाएं अपनी जान की बाजी लगाकर वायुसेना की मदद कर रही थी। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। उन्नीस 1971 भारत और पाकिस्तान का भयंकर युद्ध। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले थे और नियाजी को सरेंडर भी करवाया था। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की वायुसेना ने गुजरात के कच्छ जिले में भुज एयरपोर्ट पर 35 बार एयर स्ट्राइक किए। भारतीय सेना के लिए ये पल चुनौती भरे थे। ऐसे में भुज की वीरांगनाओं ने असंभव को संभव कर दिखाया। गुजरात में चुनावी माहौल के बीच आज हम इन वीरांगनाओं के पास पहुंचे हैं। इस वक्त हम माधापर गांव में हैं। गुजरात के इस माधापर गांव के लोगों का हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत बड़ा कर्ज है। यहाँ की वीरांगनाओं ने हिंदुस्तान के लिए जो काम किया वो बेहद अद्भुत रहा। 1971 में जब कच्छ में एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका था एयरफोर्स का, तब इन वीरांगनाओं ने हिंदुस्तान के लिए जो जज्बा दिखाया, जिसके चलते हमने पाकिस्तान को हराने में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। और इन्हीं वीरांगनाओं की याद में आप देखिए यहाँ पर एक स्टैच्यू बनाया गया है, एक तरह से प्रतीकात्मक तस्वीर बनाई गई है। तो हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आप देखिए 3 वीरांगनाएं थी जो इस वक्त 25 से 28 साल के बीच थी। आज ये सभी करीब 75 से 80 साल की उम्र हो चुकी है। इनसे हम समझेंगे कि आखिरकार उस दिन इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था, क्या कुछ ऐसा दिमाग में था जिसकी वजह से इन्हें लगा कि नहीं, एयरपोर्ट बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और देश की मदद करना चाहिए। जान की परवाह किए बगैर रतनबेन हिरानी, समाबाई और कानबाई हिरानी जैसी करीब 300 महिलाओं ने भारतीय वायुसेना के लिए वो काम किया जिसकी वजह से पूरा देश इन्हें सलाम करता है। पाकिस्तान का एयर आता था, तब सायरन बजता था। पहला सायरन बजे तब हम छुप जाता था खड्डे में और पर्यावरण में। युद्ध भूमि के इस स्टेशन यानी भुज एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 14 दिन में 35 बार अटैक किए। इस दौरान 92 बम, 22 रॉकेट यहाँ गिराए गए। इंडियन एयरफोर्स का रनवे पूरी तरह तबाह हो गया और भारतीय सेना के सामने चुनौतियां बढ़ गईं। बहुत खतरा, 71 साल में जब बूम गिरा तो बहुत हमारे ऊपर खतरा था। वो खतरा में सायरन बजता है तो बोलता है कि लिखा जाओ, लिखा जाओ। युद्ध के बीच रनवे बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में भारतीय एयरफोर्स ने भुज वायुसेना स्टेशन के करीब माधापुर गांव के लोगों से मदद मांगी। हालात मुश्किल थे, हौसले हिमालय हो रहे थे। जो भाई लोग डालते थे ना, हाथ में मशीन उठाता था। अच्छा। तो भाई लोग से नहीं ऊपरता है मशीन। मशीन पहले असली मोटा आता था ने, वो भी था। आपको बता दें कि शुरुआत में 35 वीरांगनाएं रनवे बनाने के लिए तैयार हो गयी। पहले दिन गांव की 35 महिलाओं ने काम शुरू किया। दूसरे दिन करीब 150 से ज्यादा महिलाएं इस काम में शामिल हुईं और फिर तीसरे दिन 300 महिलाओं ने रनवे का काम शुरू कर दिया था। मेरे को ऐसा लगता था मर जाएगा तो कैसा है, देश के लिए लड़ाई लड़ रही है, देश के लिए हम मर जाएंगे तो अच्छा है। इन निडर महिलाओं को लेकर बॉलीवुड में फिल्म जरूर बनी, लेकिन माधापुर के इन महान महिलाओं को फिल्म निर्माताओं से नाराजगी भी है। आप लोगों पर फिल्म भी बनी है, मालूम है? पिक्चर बनी है। हाँ, देखा आपने उसे? हाँ, मेरे को मिलने आई थी। हम अजय देवगन के मिलने गया था तो उधर पिक्चर चालू थी मांडवी के पास, काठरा गांव में। उधर तो वो डायरेक्टर हम घर पर आता था, हमेरा घर पर खाना खा गया आया था। नहीं डाला, मेरा नाम भी नहीं डाला, मेरा फोटो भी नहीं डाला, काम भी हमें किया। सुबह से शाम तक
12 घंटे लगातार 6 दिन रनवे बनाने का काम जारी रहा और इस तरह से वीरांगनाओं ने 72 घंटे में पाकिस्तान पर प्रहार करने के लिए रनवे तैयार कर डाला। देखते ही देखते 1971 की लड़ाई का रुख बदल गया और भारत ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जिसे वो अब तक नहीं भूला। माधापुर गांव के जो प्रवेश द्वार पर ही ये स्मारक बनाया गया है। प्रतीकात्मक तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जो उस समय की कहानी थी उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है कि कैसे 1971 में 35 बार पाकिस्तान जो है एयरफोर्स की टीम ने 35 बार एयर स्ट्राइक की थी 14 दिनों में और 300 वीरांगनाज जो लगातार एयरफोर्स के कहने पर वो मदद करने के लिए सामने आई और उन्होंने 72 घंटों में रनवे को बनाकर तैयार कर दिया। कैमरा पर्सन सन्नी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, कच्छ।